12 नवंबर दीपावली का दिन था। उत्तराखंड में उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में टनल का काम चल रहा था। ये जो टनल है ये चार धाम नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट के अंतर्गत बन रहा था और ये यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर बन रहा था। ये लगभग हम लोग देखें तो देहरादून से लगभग 7 घंटे की दूरी पे ये टनल बन रहा था। सुबह 5:30 बजे इस टनल में जितने भी मजदूर थे वो नाइट शिफ्ट करके जब वापस आ रहे थे तो अचानक से टनल के अंदर कोलैप्स होता है, जिसमें लगभग 41 मजदूर टनल के अंदर ही फंसे रह जाते हैं। यह कोलैप्स शुरू में तो जो बाहर के मजदूर थे वो समझे छोटा मोटा कोलैप्स है और अपने जेसीबी और बाकी मजदूर वहां पे पहुंच गए। वो जो कोलैप्स के कारण मलबा और डिबेरिस जमा हुए थे उसे बाहर निकालने के लिए, जैसे वो बाहर निकाल रहे थे तैसे उन्हें पता चला कि ऊपर से और बहुत सारे मलबे और डिबेरिस नीचे आ रहे हैं, तो उन्हें लगा कि ये हमारे बस की बात नहीं है। उसके बाद उन्होंने स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट टीम से कांटेक्ट किया और जल्द ही नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट टीम से कांटेक्ट किया और आज लगभग 13 दिन हो गए हैं जो 41 मजदूर टनल के अंदर फंसे हुए थे वो अभी भी टनल के अंदर फंसे हुए हैं। किसी तरह उनके पास अब खाने पीने की सुविधा पहुंचाई जा रही है तो वो अपने सरवाइव कर रहे हैं, बट उनकी मेंटल स्थिति काफी खराब हो चुकी है अब। तो आइए हम लोग ये समझते हैं कि ये जो टनल कोलैप्स हुआ, टनल में जो लैंडस्लाइड आया जिसके कारण टनल में ब्लॉकेज हुआ, ये कैसे हुआ और ये टनल बनाए कैसे जाते हैं और इसमें जो हमारी अथॉरिटी है, जो गवर्नमेंट है, जो ये बना रहे हैं चीजें, ये कितने जिम्मेदार हैं इन सब के पीछे, ये सब चीज के बारे में हम लोग डिटेल से इस वीडियो में समझते हैं। देखिए, अगर हम लोग उत्तरकाशी वाले टनल की बात करें तो ये लगभग 4.5 किलोमीटर लंबा टनल है और ये लगभग 20-22 किलोमीटर रास्ते को छोटा करता है, इसलिए ये टनल को बनाया गया है। ये टनल लगभग आज से 2.5 साल पहले इसका काम शुरू हो गया था और लगभग 80-85% इसके काम हो गए हैं। लगभग 493 मीटर जो ऐसे पहाड़ है टनल के अंदर जिसे अब भी काटना बाकी है और बाकी लगभग इसका सारा काम कंप्लीट हो चुका है। 12 नवंबर के दिन क्या हुआ था, 12 नवंबर के सुबह में 5:30 बजे जब मजदूर नाइट शिफ्ट करके वापस लौट रहे थे तो काफी सारे मजदूर तो बाहर निकल गए थे, सियालकोट के साइड से काम कर रहे थे वो बाहर निकल गए थे। 41 मजदूर ऐसे थे जो अभी भी टनल के अंदर थे। जब वो बाहर निकल रहे थे तब अचानक ही लैंडस्लाइड होता है जिसके कारण टनल कोलैप्स कर जाता है और पूरे टनल को ब्लॉक कर देता है। ये लगभग टनल से 210 मीटर अंदर हुआ था, मतलब टनल के एंट्रेंस से 210 मीटर अंदर हुआ था सियालकोट साइड से। जब मजदूर लोग बाहर के जो जितने भी मजदूर थे उन्हें पता चला तो वो अपने जेसीबी और वर्कर के साथ पहुंचे, लेकिन उन्हें वो हेल्पलेस लगा, वो बाहर नहीं, सारे जितने भी डिबेरिस मलबे थे उन्हें बाहर नहीं निकाल पाए। तो उन्होंने एनडीआरएफ एसडीआरएफ टीम को बुलाया मलबे को बाहर निकालने के लिए ताकि जो 41 मजदूर हैं फंसे हुए हैं उन्हें सही सलामत बाहर निकाला जाए। 12 नवंबर और 13 नवंबर के दिन जितने भी वहां पे टीम मौजूद थी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम, वो सारे ये डिबेरिस को हटाने के ही काम करने में लगी रही और ऊपर एक सीमेंट से प्लास्टर देने की कोशिश करने लगे कि किसी तरह डिबेरिस को रोका जाए, लेकिन ये प्रयास असफल रहा और डिबेरिस कंटिन्यू अधिक मात्रा में गिरते आ रहे थे और इस टाइप से पूरा ब्लॉकेज बना के रखे हुए थे। उसके बाद 14 नवंबर को देहरादून से ड्रिल करने वाली एग्वर मशीन को बुलाया जाता है। ये इसलिए मंगाया गया था कि जो जितने भी मलबे थे डिबेरिस थे उसी के अंदर होल करके पाइप डाल के मजदूरों को बाहर निकाला जा सके। लेकिन जैसे है वो 9-10 मीटर की खुदाई करते हैं ड्रिल के अंदर, ये डिबेरिस के अंदर, उन्हें ये पता लगता है कि उनके बस की बात नहीं है। तो 15 नवंबर के दिन दिल्ली से एयरलिफ्ट करके बड़ा अमेरिकन ड्रिल मशीन बुलाया जाता है। अब जो अमेरिकन ड्रिल मशीन था वो खुदाई करना तो शुरू कर देता है, 16 नवंबर से खुदाई करना शुरू करता है और जैसे वो 22 मीटर के अंतर जाता है इस डिबेरिस में उसका मशीन खराब हो जाता है, बेरिंग खराब हो जाता है। 17 नवंबर को फिर इंदौर से मशीन अलग से एक मशीन एयरलिफ्ट करके बुलाया जाता है कि इस खुदाई को चालू रखे और इसमें पाइप डाल के किसी तरह पार करे और 41 मजदूरों को उस पाइप के थ्रू बाहर निकाल जाए। ये पाइप लगभग 1 मीटर की चौड़ाई वाला पाइप था, 990 mm का पाइप था, 990 mm का पाइप था। इस पाइप के द्वारा इन्हें खींच के बाहर निकाला जा सके, लेकिन ये प्रयास असफल हो रहा था। तो 18
नवंबर को एक कमेटी बनाया गया, एक वहां पे बैठक हुई कि सिर्फ एक साइड से प्रयास करने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ सिल कियारा के साइड से प्रयास करने से कुछ नहीं होगा, हमें पहाड़ के चारों तरफ से प्रयास करना चाहिए। इसलिए उन्होंने अलग अलग कंपनीज को बुलाया, अलग अलग कंपनी में आपके आ गए थे ONGC को बुलाया गया था जो ड्रिलिंग के मामले में काफी एक्सपर्ट होते हैं, सतलुज जल विद्युत निगम को भी बुलाया गया था, उसके बाद रेल विकास निगम लिमिटेड को भी बुलाया गया था और तेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को भी बुलाया गया था। इन सबको अलग अलग काम दिया गया था। और ये जो आप देख रहे हैं ये 2D डायमेंशन में है। अगर हम लोग 3D डायमेंशन में इस टनल को देखें तो इसके सामने वाले साइड में भी पहाड़ मिलेंगे और पीछे वाले साइड में भी पहाड़ मिलेंगे और उस साइड भी पहाड़ मिलेंगे। तो अलग अलग कंपनियों को लगाया गया, जैसे ONGC को ऊपर से लगाया गया कि ऊपर से वो ड्रिल करे और इस टनल के पास पहुंचे, वहां से भी हम लोग वर्कर्स को बाहर निकाल सकते हैं। उसी तरह एक प्रयास इधर सामने से भी लगाया गया कि इस साइड से भी होल करके वर्कर्स को बाहर निकाला गया जा सके, एक पीछे से भी लगाया गया। और ये जो बारकोट साइड से था, इस साइड से भी प्रयास चलते आ रहा था। बारकोट साइड में क्या था, बारकोट साइड से एक लगभग 1.7 किलोमीटर का काम कंप्लीट हो चुका था, इतना तक टनल बन चुका था। लगभग 493 मीटर अभी भी पहाड़ थे, उसे काटना बाकी था। लेकिन ये 493 मीटर इसमें इमेज में तो देखने में काफी कम लग रहा, लेकिन जब टनल को काटा जाता है तो ये काफी टाइम लगते हैं। आप ऐसे सोच लो, ये टनल की लंबाई 10-12 मीटर होगी, ऊंचाई 10-12 मीटर होगी और चौड़ाई इतनी ज्यादा है, तो इसे काटने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो उन लोगों ने ये प्रयास किया कि हम लोग इस टनल के अंदर ही माइक्रो टनल बनाएंगे, पहले तो ड्रिल करेंगे, उसके बाद डायनामाइट डाल के ब्लास्ट करके एक टनल बनाएंगे। लेकिन एक प्रयास भी असफल रहा। एक प्रयास जो सफल लग रहा है अभी तक वो है अमेरिकन ड्रिल मशीन से इस टनल के द्वारा, इस टनल में मतलब जहां डिबेरीज है वहां पे होल बना के पाइप डाल के उसके द्वारा उस मजदूरों को बाहर खींचा जा सके। लेकिन ये प्रयास अभी तक कामयाब नहीं हुआ। अभी लगभग 22-23 नवंबर तक ये प्रयास पता चला कि 45 से 46 मीटर तक पाइप अंदर जा चुका है, लेकिन अभी भी हर्डल्स आ रहे हैं जो पूरे डिबोजीज को पार नहीं कर पा रहा है वो पाइप, जिसके कारण ये जितने भी मजदूर हैं अभी भी फंसे हुए हैं। इन्हीं सब के बीच में जब 19 नवंबर को बैठक हुई थी तो एक छोटा सा पाइप इन्हीं डिबोजीज के थ्रू पार किया गया था। ये लगभग 6 इंच का पाइप था। इसके द्वारा ऑक्सीजन, खाना पानी इन लोगों को पहुंचाया जाने लगा। और एक अच्छी सुविधा ये थी कि ये जितने भी मजदूर फंसे हुए थे ये लगभग 2 किलोमीटर के एरिया में फंसे हुए थे। जैसा मैंने बताया 4.5 किलोमीटर का ये पूरा टनल है। टनल में लगभग ऑलमोस्ट काम पूरा हो गया था, बस ये 493 मीटर का काम पूरा नहीं हुआ है। तो ये लगभग जितने भी मजदूर फंसे हुए थे ये 2 किलोमीटर के एरिया में फंसे हुए थे, तो इनके पास काफी ज्यादा स्पेस था। और एक अच्छी बात ये थी कि जैसे टनल में जैसे जैसे काम होते जाता है वैसे वैसे इलेक्ट्रिसिटी चलते जाती है ताकि आगे काम आसानी से हो पाए। तो इनके पास इलेक्ट्रिसिटी भी था और वाटर भी था, तो ये आसानी से लाइट और वाटर इन्हें मिल रहा था। और खाने की सुविधा 20 नवंबर तक ये 6 इंच के पाइप के द्वारा कर दी गई थी। इसके बाद बोतल में दाल, रोटी, चावल ये सब इन्हें प्रोवाइड कराने जाने लगा। कुछ फ्रूट्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं इन्हें लगातार। लेकिन जो इनकी मानसिक स्थिति है वो दिन पर दिन खराब होते जा रही है। हम लोग खुद सोच सकते हैं कि एक आम आदमी को कहीं बंद कर दिया जाए 2-4 दिन के लिए तो उस किस अवस्था में रहेगा। इन्हें तो ये भी नहीं पता चल रहा कि वो लोग सुरक्षित निकल पाएंगे कि नहीं। आज 13 दिन हो गया और 13 दिन तक ये लोग कंटिन्यू वहां पे फंसे हुए हैं। सारे रिलेटिव जो इनके थे वो अपने दीपावली, छठ पूजा छोड़ के इनके पास गए कि कैसे भी करके जितनी जल्दी से जल्दी हो सके ये सारे बाहर आ पाए। लेकिन ये सब अभी तक बाहर नहीं आ पाए। और जितने भी वहां पे एजेंसीज लगी हुई हैं काम में वो सब यही प्रयास में कि जल्द से जल्द ये लोग बाहर आ गए। देखिए, अगर हम लोग बात करें कि ये जो टनल्स होते हैं ये बनाए कैसे जाते हैं तो 2 मेथड होते हैं। पहला होता है TBM और दूसरा होता है DBM। TBM मीन्स टनल बोरिंग मेथड। टनल बोरिंग मेथड जैसे जितने भी मेट्रो बनते हैं ना उसमें ये मेथड का यूज होता है। एक चक्री टाइप का कटर रहता है, वो अंदर जाते जाता है और जितने भी मलबा डिबेरीज होते हैं उसे बाहर फेंकते जाता है। उस तरह टनल का निर्माण होते जाता है और पीछे से रिंग ठेले जाते हैं उसमें ताकि जो कंक्रीट वाला शेप बना रहे। उसके बाद होता है DBM, ड्रिल एंड ब्लास्ट मेथड। ये जो TBM होता है
टनल बोरिंग मशीन ये लिमिटेड ही मेट्रो जैसी जगहों पे ये यूज हो सकते हैं, हायर एल्टीट्यूड में इसका यूज नहीं हो सकता। तो वहां पर ड्रिल एंड ब्लास्ट मेथड यूज किया जाता है। ड्रिल एंड ब्लास्ट मेथड में क्या होता है, पहले तो छोटे मोटे ड्रिल करते हैं पहाड़ों के अंदर, टनल के अंदर, उसके बाद उसमें डायनामाइट लगा के उसे विस्फोट करा देते हैं, जो बाकी जो लूज रॉक होते हैं वो टूट के निकल जाते हैं। लेकिन ये जो ब्लास्ट होता है ये अनकंट्रोल्ड होता है। अनकंट्रोल्ड मतलब ये कितने सारे रॉक्स को लूज करेगा इसका कोई गारंटी नहीं होता। वही यहाँ पे भी प्रॉब्लम हुआ है। ये जितने भी टनल, ये जितना भी बड़ा टनल बना है इसमें सब डीबीएम का यूज हुआ है, ड्रिल एंड ब्लास्ट मेथड का यूज हुआ है। तो ब्लास्ट मेथड के द्वारा ये सब रॉक्स तो निकाले गए हैं, लेकिन जो आसपास के रॉक्स हैं, बाकी पहाड़ों के रॉक्स हैं, वो भी कमजोर हो गए हैं। वही चीज यहाँ पे भी हुआ है। पहाड़ों के जब रॉक्स कमजोर हो जाते हैं तो उनमें पानी की मात्रा जब ज्यादा जाती है तो वो शेयर जोन बन जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, और टाइम आने पर वहां पे लैंडस्लाइड हो जाते हैं। वही चीज हुआ है यहाँ पे भी, इस टनल में भी, सिलक्यारा साइड में जो कोलैप्स हुआ है टनल में, जहां पे लैंडस्लाइड हुआ है, इसी कारण से हुआ है। ऊपर के जितने भी रॉक्स हैं वो सारे लूज हो गए थे। और हम लोग ऐसा जानते हैं कि जो हिमालय है ये यंग है, और ये जो टनल बन रहा था ये लेसर हिमालय में बन रहा था। लेसर हिमालय लूज रॉक्स और सोइल से बना हुआ और काफी वल्नरेबल होता है लैंडस्लाइड के लिए, जो कि यहाँ पे हुआ। और दूसरा, अगर हम लोग देखें कि लापरवाही कहाँ पे हुई, तो एक्सपर्ट की लापरवाही। ज्यादातर जब भी ब्लास्ट होते हैं और अंडर काम चलता है तो वहां पर कोई भी जियोलॉजिस्ट या एक्सपर्ट मौजूद रहते हैं। अभी तो हमें ये नहीं पता कि वहां पे कोई जियोलॉजिस्ट और एक्सपर्ट मौजूद था कि नहीं, लेकिन अगर हम लोग देखें तो ये जो टनल है ये 2.5 साल पहले से काम शुरू हुआ है, और ये सिलक्यारा साइड से लगभग 210 मीटर ही अंदर हुआ है। मतलब ये जो जहां अभी कोलैप्स हुआ है, जहां पर लैंडस्लाइड हुआ है, ये यहाँ पे काम लगभग 2 साल पहले ही हो चुका है, लेकिन अब जाके यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ। मतलब ये होता है कि ये जो एरिया था ये वल्नरेबल था। ये हमारा जो एक्सपर्ट है, वहां के जियोलॉजिस्ट है, ये वल्नरेबल एरिया को पहचान नहीं कर पाए, जिसके कारण ये दुर्घटना हुई। और ऐसा दुर्घटना आगे भी हो सकता है। अभी ये दुर्घटना से आप मान लो निकल जाओ, लेकिन ऐसा दुर्घटना आगे भी हो सकता है अगर आप प्रॉपर निगरानी ना करो तो। दूसरा, अगर हम लोग देखें तो अभी तक जितने भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी से टनल बनते हैं उसमें एस्केप टनल बनाए जाते हैं। एस्केप टनल, आप लोग टनल के अंदर जब जाओगे तो टनल में कुछ कुछ दूरी पे एस्केप टनल बनाए जाते हैं। ये एस्केप टनल इसलिए बनाए जाते हैं ताकि टनल के अंदर कोई दुर्घटना होती है, आग लग जाता है या ऐसे लैंडस्लाइड आ जाता है या मुहाने पे ब्लॉकेज हो जाते हैं, तो जो एस्केप टनल होता है उसके द्वारा अगर कोई लोग फंसा हो तो आसानी से बन जाए, आसानी से बाहर आ जाए। ये एस्केप टनल जो होता है ना, ये टनल के साथ साथ बनाए जाते हैं। लेकिन इतने बड़ा टनल, 4.5 किलोमीटर का टनल, जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीट है, 80-85% कंप्लीट है, मात्र 493 मीटर का टनल अभी कंप्लीट नहीं है। इसमें एक भी एस्केप टनल नहीं बनाया गया। यहाँ पे ये लापरवाही दिखती है एक्सपर्ट्स की कि यहाँ पर अभी तक कोई भी एस्केप टनल नहीं बनाया गया है। हालांकि एस्केप टनल बनाया गया रहता तो अभी तक ये 41 मजदूर अंदर फंसे ही नहीं रहते, ये आराम से बाहर आ जा सकते थे। इसके बाद अगर हम लोग बात करें इनके रेस्क्यू के, तो काफी दिनों से, लगभग 12-13 दिनों से बहुत सारे प्रयास किए गए, बहुत सारे असफल भी हुए, बहुत सारे सफल भी हुए। जैसे 31 तारीख को इंडोस्कोपिक कैमरा डाला गया, ये देखने के लिए जितने भी वर्कर्स हैं वो ठीक है कि नहीं। एगवर मशीन का यूज हो रहा है। ये एगवर मशीन जो डिबेरीज हैं उनमें ड्रिल करके पाइप डालते जाएगा और आर पार करेगा, उसी के थ्रू जो वर्कर्स हैं वो बाहर आएंगे। इसके बाद 20 नवंबर को जो आर्नोल्ड डिक्स है इसे बुलाया गया है। ये आर्नोल्ड डिक्स इंटरनेशनल रेस्क्यूअर के लिए काम करते हैं, इंटरनेशनल रेस्क्यूअर के चेयरमैन हैं। ये जो थाई के केव में 12 एडवेंचरर्स 2 साल पहले फंस गए थे, जब वो अंदर गए थे तो केव में पानी भर गया था, तो यही आर्नोल्ड डिक्स ही उन्हें सारे एडवेंचरर्स को बाहर निकाले थे और ये अभी यहाँ पे उपस्थित है। इन्होंने ये आश्वासन दिए कि जितने भी 41 वर्कर्स हैं उन्हें हम सही सलामत बाहर लाएंगे। और अभी अलग अलग प्रयास किए जा रहे हैं। डीआरडीओ की भी टीम मौजूद है, इवन डीआरडीओ के 2 रोबोट वहां पे लाए गए हैं ताकि जो काम है वो सही से हो पाए। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि आज जैसे 24 नवंबर है तो 24 नवंबर के शाम तक ये जितने भी 41 वर्कर फंसे हैं ये सही सलामत बाहर आ जाएंगे, ऐसा
जितने भी वहाँ पे टीम मौजूद है, जितने भी एजेंसीज मौजूद है, वो ये सब दावा करती है कि वो सारे वर्कर्स आज शाम तक वापस आ जाएंगे या फिर कल तक वापस आ जाएंगे। अब ज्यादा ड्रिल करने का काम बचा नहीं है। जो सियालकोट साइड से जो ड्रिल हो रहा था वो लगभग अब 10 से 12 मीटर ही ड्रिल करना बाकी है, जो कि अब काफी पॉसिबल लग रहा, फाइनल फेज में है और ये बहुत जल्द ही ड्रिल हो जाएगा और जितने भी 41 वर्कर फंसे वो आराम से बाहर निकल पाएंगे। हालांकि इन 41 वर्करों में से अभी किसी को कोई जोखिम नहीं हुआ, ये सारे ठीक हैं। लेकिन हाँ, एक चीज है, इनमें जो इनकी जो मेंटल कंडीशन है वो काफी डिस्टर्ब हुई होगी, इन्हें नींद ना आने की बीमारी हुई होगी और भी बहुत सारे सिकनेस हुए हैं। वो बाहर आने के बाद पता चलेगा। बाहर में इस साइड में सियालकोट साइड में 41 एम्बुलेंस खड़ा किए गए हैं, हर एक पर्सन के लिए एक अलग एम्बुलेंस, ताकि उन्हें तुरंत से तुरंत मेडिकल सेफ्टी मिल पाए। और कुछ ही दूर पे एक मेडिकल कैंप भी बैठाया गया है जहां पे इनका इलाज हो सके अच्छे से। तो इस प्रकार करके इनका ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा। होप ये जल्दी ही सक्सेस हो और ये जितने भी 41 वर्कर है ये सही सलामत बाहर आ जाए, यही पूरे देशवासियों की कामना है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।